हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सबा एंड वेलकम टू नूर क्लासेस। डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो को शुरू करने से पहले इसे कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ऑन कर देना, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन इज पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश 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 पर प्रयोग करके किया था। पावलोव ने जो सीखने का अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया था, उस पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इस सिद्धांत के लिए। और वो एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या यूज किया था? खरगोश को यूज किया था, या फिर चूहे को, या बिल्ली को, या फिर कुत्ते को। ओके, सबसे पहली बात तो ये है, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है छुपा हुआ कि पावलोव ने जो सीखने का सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो पावलोव का सीखने का सिद्धांत जाना जाता है अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत के नाम से। ओके, और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तो इन्होंने जो प्रयोग किया था, तो उस प्रयोग में इन्होंने किसको यूज किया था? तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो पावलोव ने अपना सिद्धांत के लिए यूज किया था कुत्ते को, और कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया। मतलब इन्होंने जब सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि उद्दीपक और अनुक्रिया जो होती है, उसके बीच में एक साहचर्य इन्होंने स्थापित किया था। मतलब ये है कि अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य बीच में एक साहचर्य स्थापित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। पावलोव ने अपना अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत के लिए यूज किया था कुत्ते का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड नेक्स्ट इज शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ओके, जब शिक्षण की प्रक्रिया चल रही होती है, टीचिंग चल रही होती है, तब उसमें हमें किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, बी इज अनुशासन और अनियमित उपस्थिति, एंड सी इज गृह कार्य की जांच में लगन, या फिर डी विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। जब हम शिक्षण कर रहे होते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा शिक्षण जो होता है वो सफल रहे, ठीक है, वो भली प्रकार हो, भली भांति हो, अच्छी तरीके से हो, और वो जो बच्चे सीखते हैं, जो हम सिखा रहे हैं, जो पूरी प्रोसेस होती है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। तो हमें सफल शिक्षण प्रक्रिया अगर हम देखें तो वो प्रक्रिया होती है जिसमें टाइम टाइम पर टीचर और स्टूडेंट, ठीक है, टाइम टाइम पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में संवाद होता रहे। इसको तो हम कहते हैं सफल शिक्षण प्रक्रिया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच बीच में यहाँ पर बात नहीं हुई, तो क्या होगा? शिक्षण का काम जो है, शिक्षण कार्य जो है, वो नीरस हो जाएगा और फिर छात्रों का अधिगम अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट कि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता यहाँ पर बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या सीखने की प्रक्रिया जो होती है, अधिगम जो होता है, इसको अनुकरण प्रभावित करता है, प्रशंसा या निंदा प्रभावित करती है इस काम को, या फिर प्रतियोगिता कभी भी इस बात को प्रभावित कर पाती है, या फिर इसमें हो जाएंगे ये सभी। मतलब सभी ऑप्शन जो हैं, सभी कारक जो हैं, क्या ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? तो अगर हम बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया की, तो इसमें कुछ ऐसे कारक हैं जो इस चीज को, अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो मैं उसमें अगर कुछ कारक की बात करूं, तो उसमें सबसे पहले तो आता है अधिगम जो होता है। ठीक है, पूर्व अधिगम हम जिसे कहते हैं, पूर्व अधिगम एक ऐसा कारक है जो सीखने की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। दूसरी अगर हम बात करें तो विषय वस्तु का स्वरूप जो होता है, वो भी इस बात को प्रभावित करता है कि सीखना कैसा हो पाएगा। और तीसरा हम देखें तो विषय के प्रति मनोवृत्ति जो होती है बच्चे की, मतलब विषय के प्रति बच्चे की इच्छा क्या है, उस बारे में उसकी उसकी सोच क्या है, बच्चा क्या सोचता है विषय के बारे में, तो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है सीखने की प्रोसेस को। ओके, अगर फोर्थ वन देखें तो फोर्थ है सीखने की इच्छा जो होती है, मतलब जो कुछ बच्चा पढ़ने जा रहा है या जो कुछ हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो बच्चे की इच्छा है भी या नहीं है, कि वो सीखना चाहता भी है कि नहीं चाहता है। तो इच्छा जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सीखने के लिए, अधिगम के लिए। अगर सीखने की विधि की बात करते हैं तो सीखने की विधि जो होती है, जैसे शिक्षण कार्य जो होता है, तो उसको जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमारी विधि क्या है पढ़ाने की, हमारा तरीका क्या है पढ़ाने का, क्या हम अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाए। तो सीखने की विधि या सिखाने की विधि जो है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज के अधिगम में। ओके, एंड सिक्स्थ वन इज अभिप्रेरणा, जिसको हम कहते हैं अभिप्रेरणा जो होती है, जब तक बच्चा अभिप्रेरित नहीं होगा सीखने के लिए, वो कभी भी सीख नहीं पाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा दिया, बच्चे ने पढ़ लिया, लेकिन अगर अभी वो अभिप्रेरित नहीं है उस चीज को सीखने के लिए, तो वो कभी भी वो बात नहीं दे पाएगा, वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो एक अभिप्रेरित बच्चा किसी चीज को सीख पाता है। ओके,
जैसे हम देखते हैं कि अगर एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, ठीक है, कोई बच्चा ए है और कोई बच्चा बी है, ठीक है, ये किसी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, बहुत ज्यादा उत्साहित है, उत्सुक है, जबकि बच्चा बी जो है वो सीखने के लिए उसके अंदर ना तो कोई उत्साहन है, ठीक है, कोई मोटिवेशन नहीं है उसके पास। तो वही काम जो हम काम ए बच्चे को सिखाते हैं और वही काम हम बी बच्चे को सिखाते हैं, तो जो सीख एक बच्चा ले पाएगा, ठीक है, वो बी कभी भी नहीं ले पाएगा। तो इससे पता ये लगा कि मोटिवेशन जो होता है, अभिप्रेरणा जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सीखने के लिए। ओके, सो हियर एंड अगर मैं और बात करती हूँ तो सेवंथ ऑप्शन की बात, मतलब सेवंथ अगर कोई फैक्टर बताती हूँ तो सेवंथ फैक्टर होता है आनुवांशिकता, जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीखने में, अधिगम में। एंड एट्थ वर इज वातावरण जो होता है, एनवायरमेंट हमारा जो होता है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है सीखने के लिए। हमें अच्छे अधिगम के लिए हमारे एनवायरमेंट का होना, ठीक होना, एनवायरमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ओके, एंड नाइन्थ फैक्टर इज प्रशिक्षण और शिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण शिक्षण जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है सीखने की प्रोसेस को। एंड टेंथ इज प्रशंसा या फिर निंदा। प्रशंसा जो होती है या फिर निंदा जो होती है, ये भी बहुत काफी हद तक रोल प्ले करती है सीखने में, अधिगम में, अच्छे अधिगम में। अगर हम किसी की प्रशंसा कर देते हैं और या फिर हम एक बच्चे की निंदा कर देते हैं, तो फिर प्रशंसा या निंदा में बच्चा जल्दी सीख पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ फैक्टर थे, 10 फैक्टर्स थे जो कि अधिगम को काफी प्रभावित करते हैं। और इसमें ही अधिगम ऑप्शन है अनुकरण है, प्रशंसा या निंदा, ये भी हमने अनुकरण भी हमने देखा, और हमने प्रशंसा या फिर निंदा भी देखी थी, एंड प्रतियोगिता, ठीक है, ये सभी ऑप्शन हमने देखे, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सभी फैक्टर जो है वो सीखने की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है, ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता जो होती है, हम कैसे किसे कह सकते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता ये है। तो ऑप्शन ए इज दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, क्या ये वैयक्तिक भिन्नता है। या फिर कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। हो सकता है, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एंड उपरोक्त में से कोई नहीं, ये फिर इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमने जब ये देखा, हम व्यक्ति भिन्नता से क्या समझते हैं, ठीक है, व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है। तो व्यक्तिक भिन्नता की बात अगर हम करें, तो व्यक्ति भिन्नता से मतलब वो होता है जब कोई दो व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, जब कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, शारीरिक योग्यता हो सकती है, वो मानसिक योग्यता हो सकती है, इसमें कोई भी दो व्यक्ति, मतलब कोई माना ए है और बी है, तो ये कभी भी शारीरिक कंडीशन से, मतलब शारीरिक तौर पे या फिर मानसिक तौर पे एक जैसे नहीं हो सकते, इनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा, और यही कहलाती है व्यक्तिगत भिन्नता। तो यहाँ मैं ऑप्शन देखूं बी, ऑप्शन बी मुझे ज्यादा अच्छा नजर आता है, क्योंकि कोई दो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौशल सीखने की पहली अवस्था है। जब हम कोई कौशल सीखते हैं तो उसकी सबसे पहली अवस्था क्या आती है, ठीक है। तो कौशल की बात अगर हम करें, तो कौशल सीखने की सबसे पहली अवस्था जो होती है, पहली स्टेज जो होती है, वो होती है अनुकरण। ओके, जब हम कुछ सीखते हैं तो अनुकरण वो स्टेज है जहां पर हम कुछ देख करके सीख लेते हैं, और अनुकरण के थ्रू जो बालक होता है वो किसी कार्य को करने का प्रयास करता है, किसी कार्य करने को कोशिश करता है, और जब वो काम करता होता है तो उस कार्य में जो भी उसको काम करने में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी वो समझने की कोशिश करता है। ओके, सो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि अनुकरण वो अवस्था है पहली जिसमें कि कौशल सीखने में ये सामने आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में होते हैं। यह उन्होंने पूछा, एक तो बता दिया है इन्होंने कि पुरुष में तो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो जब पुरुष में एक्स वाई होते हैं तो फीमेल महिला जो होती है उसमें कौन से क्रोमोसोम होते हैं। तो ये वेल नोन है कि जब पुरुष में एक्स वाई होते हैं तो फीमेल में जो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो फीमेल में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्स एक्स जो होते हैं क्रोमोसोम वो फीमेल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीखना है, सीखना क्या है, क्या ये व्यवहार में परिवर्तन है, या फिर अनुभव और अभ्यास का परिणाम है ये, या फिर व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या फिर ये सभी है, ठीक है। तो अगर हम सीखने की बात करते हैं तो सीखना मतलब अधिगम जो होता है वो एक मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसा काम होता है कि हम इसको लगातार कंटिन्यूस करते हैं, ठीक है। सीखना जो होता है और कंटिन्यूस करने के साथ साथ क्या होता है, ये हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेव में चेंज आता जाता है। ओके,
तो व्यवहार में चेंज आने के साथ साथ क्या होता है, जब हम व्यवहार में परिवर्तन करते हैं तो इसे सीखना कहते हैं। हाँ, हो सकता है। और अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम सीखना होता है, ये भी बिल्कुल हो सकता है। और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो होते हैं, ये भी हाँ सीखना ही होता है। और अगर हम यहाँ पर उपरोक्त मतलब ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो ठीक हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सीखना जो होता है वो व्यवहार में परिवर्तन ही होता है। मतलब अधिगम, ये सीखना जो होता है वो सतत रूप से चलने वाली प्रोसेस होती है, जो कि जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, मतलब जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। और सीखने की प्रोसेस जो होती है, सीखने की गति में वातावरण के अनुरूप जो परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो इसमें अधिगम जब हम करते हैं तो अधिगम में दो फैक्टर रोल प्ले करते हैं। इसमें एक तो होता है, एक फैक्टर होता है परिपक्वता, हम जिसको कहते हैं मैच्योरिटी। और दूसरा होता है पूर्व अनुभव से जो हम रिजल्ट लेते हैं, पूर्व अनुभव से हमें जो सीख मिलती है, वो हमें सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, हमें हेल्प करती है सीखने में। और वही जो होता है, मतलब हमारा जो मैचुरेशन है, और फिर हमने जो पहले एक्सपीरियंस किए हैं, हमारे क्या अनुभव रहे हैं, तो वो दोनों ही चीज़ें मिलकर हमें अच्छा सीखने में हेल्प करती है। सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ व्यवहार में परिवर्तन, ये फिर अनुभव और अभ्यास का परिणाम, ये फिर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो होता है वही सीखना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, क्या ये एरिक्सन ने दिया, या फिर फ्राइड ने, या कोहलर ने, या फिर वॉटसन ने? तो विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत जो था, मनोसामाजिक सिद्धांत जो दिया था, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरिक्सन। और एरिक्सन ने विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत को दिया। और जो बच्चा होता है उसका विकास जो होता है, उसमें जिस तरीके से बच्चा उसका समाज के साथ वो सीखता है या फिर उसका विकास होता है, तो इसमें एरिक्सन ने ये बताया कि बच्चे जो होते हैं वो माता और पिता, माता मतलब मदर और फादर दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखते हैं। इसमें इन्होंने, एरिक्सन ने बताया कि मनोसामाजिक सिद्धांत हमेशा अपने पेरेंट्स से, ठीक है, फादर और मदर दोनों से ही वो अपने नैतिक नियमों को सीखता है। और ये सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, ठीक है, बाल मनोविज्ञान जो होता है उसका दायरा कितना बड़ा है, क्षेत्र के बारे में पूछा है कि बाल मनोविज्ञान किस किस चीज को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन क्या बाल मनोविज्ञान है, या केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन ही सिर्फ बाल मनोविज्ञान है, या फिर केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान करता है, या फिर गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंदर हम कर सकते हैं। ओके, तो बाल मनोविज्ञान जो होता है इसके अंदर गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताएं जो होती हैं उसकी स्टडी यहाँ बाल मनोविज्ञान में की जाती है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार में परिवर्तन को विश्लेषण करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। और अलग अलग अवस्थाओं के बालक को के विकास जो होते हैं, उस विकास को जो हम जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन देने की हम कोशिश करते हैं हर बच्चे के विकास को। ओके, सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विशेषताएं जितनी भी होती है उन सभी की स्टडी यहाँ बाल मनोविज्ञान में की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की वो कौन सी अवस्था है जिसमें बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास होता है? तो किशोरावस्था जो होती है, किशोरावस्था जो होती है वो मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। और इस अवस्था को संघर्ष और तनाव का काल भी कहते हैं। इस अवस्था में शारीरिक विकास तो पूरा हो ही जाता है, लेकिन अगर हम मानसिक विकास की बात करते हैं तो मानसिक विकास में परिवर्तन होता है। और ये 16 साल की एज तक, ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था जो होती है इसमें जो बुद्धि होती है, जो मानसिक विकास होता है, मस्तिष्क का जो विकास होता है वो लगभग लगभग पूरा हो जाता है, ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था तक। और पूर्ण, अगर हम इस मस्तिष्क की बात करते हैं तो इस मस्तिष्क, अगर हम वजन की बात करते हैं तो इसका वजन होता है लगभग 1200 से 1400 ग्राम के बीच में ये होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्योंकि किशोरावस्था वो अवस्था होती है जिस अवस्था में बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास होता है। ओके, तो ये रहे साइकोलॉजी के कुछ 10 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके हर टीचिंग एग्जाम के लिए जहाँ साइकोलॉजी आती है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए, याद रखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।